हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आज हम एक नई ईज़ान ZSWW मतलब सानी स्टोरी देखते हैं, जिसमें टॉप होगा शाहजहान और बॉटम होगा स्टूडेंट वांग यीबो। दोनों के एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और ये स्टोरी मुझे हमारी एक सब्सक्राइबर अनु यानी अनुपमा जी ने सजेस्ट की है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक कैंपस का सीन, जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासेस की तरफ जा रहे होते हैं। वो कब से यहाँ पर आकर आपस में चैटिंग कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, कोई कैंटीन जा रहा था, ऐसे ही सबका चल रहा था। बस एक ही स्टूडेंट था, अकेला, लाखों में एक, जो कि हमेशा की तरह आज भी देर से आ रहा था। हड़बड़ी में था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया कि यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, कुछ प्रोफेसर्स भी हैं जो कि अपने अपने रास्ते कॉलेज की तरफ ही जा रहे हैं। और ऐसे में ही ईबो जो स्केटबोर्ड पर था, वो जाकर किसी व्हीकल से टकराया। उसे व्हीकल तो कह सकते हैं, बट वो थी बाइसिकल। उसमें उसके सबसे खड़ूस प्रोफेसर शाह जा रहे थे, जो ईबो को ही ईबो जैसे ही जाकर उनसे टकराया, दोनों एक के ऊपर एक गिर पड़े। प्रोफेसर शाह नीचे और ईबो उनके ऊपर। बस इतना ही नहीं था, प्रोफेसर शाह का सर भी नीचे ज़मीन से टकराया। उनका चश्मा जो उन्होंने पहना था वो भी टूट गया। इधर ईबो तुरंत ही खड़ा होकर अपना स्केटबोर्ड इधर उधर ढूंढने लगा, जो कि अब कहीं दूर जाकर टकरा कर बस खड़ा था। और ईबो जल्दी जल्दी भागकर जाकर उसने अपना स्केटबोर्ड उठाया, अपनी बैग वगैरह चेक की, सब कुछ सही है ना। फिर वो भागते हुए प्रोफेसर शाह के पास आया और बोला, आई एम सॉरी। ये कहते हुए वो प्रोफेसर शाह को उठाने लगा। फिर उनसे बोला, आपको लगी तो नहीं? आई एम रियली सॉरी सर। ये कहते हुए उसने प्रोफेसर शाह को उठाया और फिर वो लिटरली वहाँ से भागने लगा। इधर प्रोफेसर शाह अपनी गिरी हुई बाइसिकल की तरफ देख रहे थे और फिर भागते हुए ईबो की तरफ देख रहे थे, शक्ल कर रहे थे। सच में आजकल के बच्चों को थोड़ी सी भी अकल नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। इस लड़के ने मुझे गिरा दिया और ऊपर से मुझे उठाने की बजाय, मुझे सही से सॉरी कहने की बजाय ये बस भागते हुए जा रहा है। भागने का रीज़न था, ईबो का जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला था वो था जियांग वानियन का। और खड़ूसियत में तो वो प्रोफेसर शाह से भी आगे थे। एक टाइम पे तो प्रोफेसर शाह भी किसी की दिल पसीज जाता था उनका, वो किसी की हेल्प कर देते थे। लेकिन प्रोफेसर जियांग वानियन, वो तो जो कहे वो पत्थर की लकीर। और हाँ, वो उनका दिल विल पिघलता नहीं था, वो तो शायद से था भी नहीं, किसी ने बचपन में ही चोरी कर लिया था। सब लोग उसे रूड किंग के नाम से जानते थे। वो सिर्फ खड़ूस ही नहीं था, पूरा का पूरा पागल था। और स्टूडेंट को परेशान करना जैसे उसका चरमसिद्ध अधिकार था। वो इतनी पागलपंती करता था कि सब लोग उसे बचकर रहते थे। तो हमारा ईबो क्यों ना ऐसा करे। वो भी बस प्रोफेसर वानियन के गुस्से से बचने के लिए जल्दी जल्दी अपने क्लास की तरफ भागा। पर शायद उसकी किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं थी। वो और प्रोफेसर जियांग वानियन दोनों आमने सामने ही आ गए, बिल्कुल क्लास के एंट्रेंस के सामने। इधर ईबो भागते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए, उसकी आंखों से लिटरली फायर हो रहा था, पूरा का पूरा क्लास जल जाता। ऐसे प्रोफेसर जियांग वानियन क्लास में आ गए और आते ही सार्कास्टिकली कहने लगे, आजकल के बच्चे भी ना, उन्हें टाइम की ज़रा भी तमीज़ नहीं है, बस आ जाते हैं मुंह उठाकर, पता नहीं नहाते भी है या नहीं। वो अपनी नाक दबाकर पूरे क्लास की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे ये बरसों से नहीं नहाए, या यूँ कहो कि ये पैदा होने के बाद सीधा आकर क्लास में ही बैठ गए हैं, उन्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। पहले तो पूरे 10 मिनट तक लगातार ये लेक्चर सुनने को मिला कि कैसे आजकल के बच्चे पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। इधर काफ़ी सारे लोग खुशफुसा रहे थे कि जियांग वानियन ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, प्रोफेसर इनकी तो बस डांट ही सुनते रहो,
पढ़ाना पढ़ाना को तो कुछ ठीक से आता भी नहीं है। हाँ, सब बच्चे आपस में इशारों इशारों में ये कह रहे थे, कोई अपनी कॉपीज़ पे लिख कर कह रहा था। इधर जियांग वानी इन सब की तरफ ऐसे देख रहे थे, इतने गुस्से में देख रहे थे कि जैसे सबको खा ही जाएगा, या फिर अपनी आंखों से आग उगल देगा या मुंह से आग उगल देगा और पूरे क्लास में आग लग जाएगी। ईबो बेचारा चुपचाप अपना सर नीचे करके प्रोफेसर का पूरा लेक्चर सुन रहा था, क्योंकि अगर उसने हरकत की फिर तो प्रोफेसर को ये बहाना मिल जाएगा कि ईबो को टारगेट करना है और ईबो को खड़ा करके फिर आधे घंटे तक लेक्चर देना है कि कैसे आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। इसलिए पूरे 10 मिनट तक वो पूरा का पूरा स्टिफ होकर बैठा था कि कोई हरकत ना करे, जिससे प्रोफेसर जियांग वानिन का गुस्सा कम हो जाए, जिसके बाद वो आराम से लेक्चर देना शुरू कर सके। और ईबो का ये आइडिया बिल्कुल कारगर साबित हुआ। प्रोफेसर जियांग वानिन का गुस्सा 10 मिनट बाद बिल्कुल वो कोका कोला बोतल की बुलबुलों की तरह शांत हो गया, बिल्कुल आराम से। और फिर वो अपने टॉपिक पर आते हुए रोज़मर्रा की तरह पढ़ाने लगे। अब जाके ईबो ने राहत की सांस ली और उसके साथ साथ क्लास के बाकी के बच्चों ने भी। अब सभी बच्चे ईबो की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो, क्योंकि ईबो की वजह से उन्हें 10 मिनट तक लेक्चर सुनना पड़ा था, वो भी इस आदि मानव से। लेकिन ठीक है, ईबो भी उनमें से ही एक है। बेचारा इतना प्रिटी है कि किसी को उस पर गुस्सा करने का मन भी नहीं करेगा। ये तो प्रोफेसर जियांग वानिन है, आदि मानव, जिसकी वजह से मतलब उससे कोई नहीं बच सकता। उसके सामने जो कोई भी आए उसे उस बंदे की सिंसेरिटी, खूबसूरती, और चाहे वो ओमेगा हो अल्फ़ा हो, कुछ दिखाई नहीं देता। उसका लेक्चर शुरू मतलब शुरू, उसका टेप रिकॉर्डर एक बार बजने लगा तो फिर बात ख़त्म, 10 मिनट तक चुप हो जाओ, कुछ मत करो। और सभी बच्चों ने ये सोचकर राहत की सांस भी ली कि ईबो चुप है। चलो, जियांग वानिन का लेक्चर तो चल ही रहा था, तभी अचानक से ईबो को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसके नेक पर काफ़ी पसीना सा आ रहा है। उसे अचानक से अजीब सा महसूस होने लगा, बड़ी परेशानी सी होने लगी। और तभी क्लास के सभी बच्चे ईबो की तरफ ही देखने लगे। इधर ईबो, जो लगभग कांप ही रहा था, वो भी मतलब खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी प्रोफेसर जियांग वानिन ने कहा, ईबो तुम ठीक तो हो ना? प्रोफेसर जियांग वानिन की इतनी सॉफ्ट आवाज़ पूरे क्लास ने कभी नहीं सुनी थी, लिटरली कभी भी नहीं। तो सभी लोग सीन देखने लगे सामने का। ईबो एक तरफ मतलब खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और प्रोफेसर उसी के पास आ रहे थे। तभी ईबो को बड़ी गंदी सी स्मेल आने लगी और वो अपनी नाक से कुड़ने लगा। प्रोफेसर जियांग वानिन ने तुरंत ही 2 ओमेगा लड़कियों को खड़ा करते हुए कहा, बच्चों ईबो को डॉर्मेटरी में लेके जाओ, तब तक मैं डॉक्टर जी को उसके पास भेज देता हूँ। बच्चे भी तुरंत ही काम पर लग गए। ये सिचुएशन बड़ी ही अनफॉर्चुनेट थी, मतलब किसी भी ओमेगा के लिए ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात होगी कि वो कहीं बाहर है पब्लिक प्लेस पर और अचानक से उसकी हीट आ जाए, वो भी फर्स्ट हीट। हाँ, ईबो 18 साल का ही था, अभी अभी उसका फर्स्ट ईयर ही चल रहा था। इस वक्त में सभी लोग अपने रूटीन चेकअप पर कुछ खासा ख्याल रखते हैं। मंथली ओमेगास के चेकअप होते हैं, उनकी हीट कब आने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट 18 साल में आ जाती है, उनके बर्थडे के आसपास ही होती है। तो सभी लोग अपना ख्याल रखते हैं, अपनी हेल्थ का हमेशा चेक इन रखते हैं। शायद ईबो ने ये सब चीज़ें मिस कर दी होंगी या उसे कुछ अंदाज़ा ही नहीं होगा। वैसे भी वो बचपन से डॉम में रहते आया है, एक टूटे हुए फैमिली में रहता है, जिस वजह से उसे गाइड करने के लिए कोई मिला नहीं होगा। वैसे ये कॉमन सेंस की बात है, मोस्टली ओमेगास अपने साइकिल का ख्याल रखते हैं। फिर भी फर्स्ट हिट हमेशा ही सबके लिए उतनी प्लीजिंग नहीं होती, सब कुछ नया होता है और आप थियोरी जितनी चाहे पढ़ लो, फिर भी जब तक आप पर गुजरती नहीं है तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में उस चीज़ में क्या होता है। और उसी तरह से ईबो की फर्स्ट हिट अप्रोच कर रही थी। उसे तो ये तक पता नहीं चला कि कब उसकी प्री हिट आ भी गई, चली भी गई। शायद से उसके एक्टिव शेड्यूल की वजह से कभी उसे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि जो उसे बुखार सा महसूस हो रहा है या कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, बहुत प्यास लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, या फिर अचानक से गर्मी लगने लगती है,
ये सब उसकी प्री हिट के लक्षण हैं, जो कि पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था। पर ईबो ने उस चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऊपर से वो डांस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता था कि बस थक कर सो जाता था। सो उसकी प्री हिट ऐसे अचानक से क्लासरूम में आ गई। वरना तो मोस्टली ओमेगा इतने ज़्यादा जो एक्टिव नहीं होते, वो स्लाइड से चेंजेस भी नोटिस करते हैं और उसी तरह से अपने मेडिकेशन ले लेते हैं, जिसके बाद अगर उन्हें ऐसे क्लास में हीट आ भी जाए तब भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती। पर इधर ईबो था, जिसकी हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उसकी पूरे बदन पर रेड डॉट्स आने लगे थे। ये तो बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन है। ऐसे ओमेगा को तो मतलब किसी न किसी अल्फ़ा की ज़रूरत होती ही होती है उसे काम डाउन करने के लिए। और ऐसे सूदिंग अल्फ़ा मतलब एक जॉब होती है इस तरह की। मतलब ऐसे अल्फ़ा जो ओमेगा को काम डाउन करते हैं, उनके साथ या तो उनका हाथ पकड़ लेंगे या उन्हें स्टोरी सुनाएंगे। जब भी ओमेगा ऐसे एक्सट्रीम हीट में चला जाता है, तब अल्फ़ा जिसका कोई मेट नहीं होता, उन्हें ड्वार्फ कहते हैं। ऐसे ड्वार्फ अल्फ़ा ओमेगास के पास जाते हैं और फिर उन्हें काम डाउन करने का काम करते हैं। उन्हें उनके साथ उनकी पूरी हीट बिता देते हैं। और अनमेटेड ओमेगा के लिए ऐसे ड्वार्फ अल्फ़ा रखना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। इधर ईबो जो ऑलरेडी डॉर्मेट्री में पहुंच गया था, साथ ही साथ डॉक्टर जी भी वहां तक आ गई और ईबो के पूरे बॉडी को चेकअप करने लगी। ईबो की हीट हद से ज़्यादा थी, मतलब उसे फीवर बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। तो उन्होंने तुरंत ही अपने असिस्टेंट को भेज दिया एक ड्रॉप अल्फ़ा को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो उनका रेगुलर ड्रॉप अल्फ़ा था, जो कॉलेज के लिए असाइन कर दिया गया था, वो अभी आया नहीं था। जी ने उसे कॉल लगाने की कोशिश भी की, पर उसका कहना था कि वो ट्रैफिक में फंस गया है और उसे टाइम लगेगा। तो ऐसे में उसके भरोसे तो जी बैठ नहीं सकती। सो उसने तुरंत ही एक ड्रॉप अल्फ़ा भेजने के लिए अपने असिस्टेंट को भेज दिया और वो खुद ईबो की केयर करने लगी। उसने ईबो को कुछ मेडिसिन्स खाने के लिए दी, साथ ही साथ उसे पूरी तरह से कोई पेस्ट लगाई उसके बॉडी के ऊपर कि वो उसे रेस्ट मिल जाए, उसका बदन इतना ना तपे। और जितने भी सूदिंग सूप्स है, जितने भी मेडिकेशन वो कर सकती थी, वो करने लगी। तभी उसका असिस्टेंट दौड़ते हुए आया और बोला, मैम ड्रॉप अल्फ़ा तो नहीं मिला कोई। जी ने कहा, नहीं मिला? क्या मतलब, तुमने सही से ढूंढा नहीं? उस लड़के ने कहा, यहाँ पर अल्फ़ा है लेकिन वो टीनेजर्स है, उनसे हम उन पर यकीन नहीं कर सकते। मतलब उनके खुद के हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं होते, तो वो हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? जी ने कहा, प्रोफेसर शाओ, जाओ प्रोफेसर शाओ को लेकर आओ। वो असिस्टेंट खड़ा खड़ा वही कामने लगा। उसने कहा, डॉक्टर आप। जी ने कहा, मैंने जो कहा सुना नहीं तुमने? जाओ जाकर लेकर आओ, ईबो को अभी अल्फ़ा की ज़रूरत है। वो असिस्टेंट सोचने लगा, प्रोफेसर शाओ, वो खड़ीस प्रोफेसर जिसके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह सकता। ऊपर से उसने कुछ दिनों के लिए डीन की कुर्सी संभाली हुई है, तब से तो वो और भी ज़्यादा पागल हो गया है। ऐसे में उसके सामने जाकर ये बोलना कि एक ओमेगा को ज़रूरत है इसलिए आप चले आओ एक ड्रॉप अल्फ़ा बनकर, ये तो मतलब इससे बेहतर है कि वो खुद को गोली से बंदूक से शूट कर ले। ड्रॉप अल्फ़ा का मतलब है कि मतलब किसी को ड्रॉप अल्फ़ा की ड्यूटी करने के लिए कहना, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ का मजाक बना रहे हो कि अभी तक तुझे तेरा ओमेगा नहीं मिला। ऐसे में बंदा प्रोफेसर शाह के सामने जाकर कह सकता है कि तुम्हें तुम्हारा ओमेगा नहीं मिला, चलो तुम हमारी हेल्प कर दो। असिस्टेंट की इतनी औकात नहीं और ना ही इतनी हिम्मत है, तो वो बस वहीं खड़ा रह गया। जी को उस पर इतना गुस्सा आया, लेकिन क्या है कि वो भी थोड़ी बहुत इस सिचुएशन को जानती थी। तो उसने अपना फ़ोन निकाला, प्रोफेसर शाह का नंबर डायल करते हुए वो लगातार असिस्टेंट को कर्स करने लगी। बेचारा असिस्टेंट एक कर्स सह लेगा, लेकिन प्रोफेसर शाह के सामने बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इधर जैसे ही प्रोफेसर शाह ने जी का कॉल उठाया, जी ने कहा, जान जान तुरंत डॉर्मेटर में आ जाओ। प्रोफेसर शाह ने कहा, क्या बात है? जी ने कहा, यहाँ एक ओमेगा को थोड़ी परेशानी हो रही है, वो शायद से हीट में चला गया है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। व्हाट द हेल, तुम्हारा वो दूसरा असिस्टेंट कहाँ पर है, वो टॉप अल्फ़ा?
प्रोफेसर शाह पूछने लगे। जी ने कहा, अगर वो मेरे पास होता तो मैं तुम्हें कॉल करती। पर प्रोफेसर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक तो उसे स्किनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसे में अगर जी ने उसे कुछ और करने के लिए कहा फिर तो उसका दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। वेल, प्रोफेसर शाह कहने लगे, देखो जी, मुझे काम है, मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तुम किसी और को ढूंढ लो और मैं भी कह देता हूँ कि कोई और चला जाए। जी ने कहा, देखो संसान, मैं जानती हूँ कि तुम इस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो, चुपचाप यहाँ पर चले आओ वरना तो तुम्हारी खैर नहीं। इधर प्रोफेसर शाह, मतलब शाहजहां, उसने जी की बात सुनी और कहा, जी मुझे काम है, मैं रखता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर जी, जो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, उसने कहा, सान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब जी ने तुरंत ही अपने अल्फा को कॉल लगाया। प्रोफेसर जियांग वानिन कॉल उठाते हुए कहने लगे, हेलो। जी ने कहा, मुझे 10 मिनट में झांझा डॉर्मेटर में चाहिए। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और अपना ओमेगा एक तरफ। इससे ज़्यादा प्रोफेसर जियांग वानिन के दिमाग में कुछ और आया नहीं। वो तुरंत कैलकुलेट करने लगा कि यहाँ से डॉर्मेटरी सॉरी वाया डीन ऑफिस डॉर्मेटर में जाने के लिए 10 मिनट का टाइम वैसे भी इनफ नहीं है, उसे तो दौड़ना पड़ेगा। तो लिटरली वो दौड़ने लगा, अपना लेक्चर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो भागने लगा। सभी लोग उसे देखकर समझ गए कि डॉक्टर जी ने उसे कोई ना कोई टास्क दिया होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि जियांग वानिन को, जो हमेशा इतना कूल फेसेट रखता है, उसे ऐसे बच्चों की तरफ, पागलों की तरफ भागते हुए लोगों ने देखा था जब जी का कोई टास्क उसे कंप्लीट करना होता था। तो बच्चों ने भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऊपर से उसके लिए सबने रास्ता ओपन कर दिया। मतलब एक तो जियांग वानिन के गुस्से का कोई सामना नहीं करना चाहता था, उसके ऊपर से डॉक्टर जी के गुस्से का तो कोई भी सामना नहीं करना चाहता था। सो सब लोग साइड हट गए। वानिन भागता हुआ डीन के ऑफिस में पहुंचा और बिना कुछ कहे सीधा चेयर चेयर के पास गया जहाँ पर प्रोफेसर शाह बैठे हुए थे। उसने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, चलो। प्रोफेसर ने कहा, कहाँ? इस बात का जवाब देने के लिए वानिन के पास कोई टाइम नहीं था। सो उसने बस उसे कॉलर से पकड़कर खींचा और कहा, मेरी जान पे बनाई है, चलो। तो अब प्रोफेसर के पास भी और कोई टाइम नहीं था। तो जिस तरह से जियांग वानिन भागते हुए गया था ऊपर, उसी तरह से सब लोगों ने अब 2 लोगों को नीचे भागते हुए आते हुए देखा। सो प्रोफेसर जियांग वानिन आगे भाग रहे थे और उसके पीछे पीछे प्रोफेसर शाह भाग रहे थे, क्योंकि वैसे वो नहीं भागता तो वानिन उसका कॉलर पकड़ने में सबके सामने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ता। मतलब उसके लिए कोई और चीज़ है ही नहीं जी के ऑर्डर से ज़्यादा। सो न प्रोफेसर शाह कोई रिस्क लेना चाहते थे, न ही जियांग वानिन। तो दोनों भागने लगे, सीधा डॉर्मेटरी में पहुंचे। जी वेट ही कर रही थी, मतलब लिटरली वो सेकंड्स गिन रही थी। 10, 9, 8, 7। तभी दोनों हाफते हुए बोले, हम पहुंच गए। गुड। जी बस इतना बोली और वो अपनी इंजेक्शंस प्रिपेयर करने लगी जिससे इबो को राहत मिले। प्रोफेसर शाह वहाँ पर आ गए और आते ही उन्हें एक अलग सी स्वीट सी स्मेल आ गई। तो उनके कदम अपने आप ही जी की तरफ बढ़ने लगे। जी ने कहा, देखो संसार, इसे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पर इधर प्रोफेसर शाह थे जो कि पूरे मतलब होश में नहीं थे। वो ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे। ईवो जो कि बेहोश हो चुका था, बस लेटा हुआ था। जी उसे दवाई दे रही थी। तभी प्रोफेसर शाह ने उस दवाई का नाम पढ़ा और कहा, ये तो। जी ने कहा, हाँ, अभी हमें पता नहीं है कि इसका अल्फ़ा कौन है। प्रोफेसर शाह ने कहा, मैं हूँ। जी ने चौंक कर जान की तरफ देखा। उसके हाथ से वो जो मेडिकेशन छूटने वाली थी उसने उसे टाइटली होल्ड कर लिया। सभी लोग बिल्कुल शॉक में थे और जान कह रहा था, ये मेरा ओमेगा है, ये मेरा मेट है। अब इन सब में सबसे पहले होश में आने वाला व्यक्ति था, मतलब थी जी। उसने तुरंत ही अपनी जो उसकी टूल किट थी, बैग थी, उसे पैक करते हुए, मेडिसिन की बैग को तुरंत ही पैक करते हुए जान की तरफ देखते हुए कहा, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। आई होप तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है।
जहान ने कहा। तो जी ने तुरंत अपने असिस्टेंट को और अपने फियांसे मतलब प्रोफेसर जियांग को अपने साथ लिया और वहाँ से बाहर निकल गई, जहान को उसके ओमेगा के साथ अकेला छोड़कर। वो सब लोग बाहर गए, दरवाज़ा बंद हुआ और अब जहान ईबो की तरफ देखने लगा, जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था। मतलब वो ईबो का ही रूम था, वो डॉर्मेटरी में ईबो के रूम में ही उसे ले जाया गया था। और जहान उसके बेड के पास खड़ा ईबो की तरफ देख रहा था। ये 18 साल का लड़का जहान का मेट है। मतलब जहान ने अपनी उम्र के 35 साल निकाल दिए थे अकेले, और उसे तो एक फैमिली की, एक ओमेगा की कितनी चाहत थी। स्टार्टिंग में जब उसे अपना ओमेगा मिला नहीं था, कुछ 2-4 साल तक, तब तक तो जहान हमेशा मतलब जो उनका ब्यूरो होता है वहाँ पर जाकर चेक करता रहता था कि कोई ऐसा मिला जो इसका कोई पार्टनर नहीं है, मेट नहीं है। ऐसे दिन मतलब गुजरते गए, जहान अपने ओमेगा का वेट करता ही रह गया, लेकिन उसे अपना मेट नहीं मिला। और आज उसे अपना मेट मिला है, वो भी लगभग उसकी आधी उम्र का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। जिस मेट का वो इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा था, जिसके लिए वो फॉरेन तक की ट्रिप लगा चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेनलैंड में उसका मेट है ही नहीं। तो वो बाहर भी चक्कर लगा कर आता था, वहाँ की ब्यूरो से भी कांटेक्ट में रहता था कि कहीं उसका मेट कहीं दूर ना मिल जाए। पर उसका मेट तो वही था कैंपस में, बस उसने अपने साइंस नहीं दिखाए थे। इधर ही वो जो तड़प रहा था, जिस वजह से जहान को तुरंत ही आगे बढ़कर उसे सहारा देना पड़ा। मतलब उसने ईबो का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही ईबो को एहसास हुआ, मतलब जो बेहोश था उसके ओमेगा को एहसास हो गया कि उसका अल्फ़ा आ गया है, तो वो तुरंत ही शांत हो गया। शांत इन द सेंस, उसने अपने अल्फ़ा को रिकग्नाइज़ कर लिया। उसे लगा कि अब आगे की प्रोसेस होने वाली है। उसने सबमिसिव हो गया वो शौजान के सामने, जैसे कि वो मार्क करने के लिए रेडी हो, उसी तरह से। बट जहान था जो पूरा होश खो चुका था कि उसका ओमेगा इतना छोटा होगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। एक टाइम पर मेटलेस होना ठीक है, लेकिन उसी का स्टूडेंट उसका ओमेगा निकलेगा, उसका मेट होगा, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब था इंसान के लिए, ये रियलिटी एक्सेप्ट करना। ऊपर से ईबो जैसा मेट, मतलब ईबो जो आज सुबह ही जान से टकराया था और उसमें मैनर्स बिल्कुल भी नहीं थे। खैर, उसकी उम्र के हिसाब से ये चीज़ छोड़ भी दो, तब भी वो डांस करता है। पर इस सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए जान के पास टाइम नहीं था। उसके ओमेगा को उसकी ज़रूरत थी, और जान मतलब चाहे कितना भी रूड क्यों ना हो, पर ऐसे टाइम पर अगर किसी ओमेगा को उसकी ज़रूरत है और वो हेल्प कर सकता है, तो वो ज़रूर ही करेगा। जान ने ईबो का हाथ पकड़ा, लेकिन उससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो ईबो अपने आप ही जान की तरफ खिसकने लगा, जैसे वो जान को और ज़्यादा टच करना चाहता हो, उसे बाहों में लेना चाहता हो, या फिर उसके फेरोमोन्स लेना चाहता हो, कुछ इस तरह से। लेकिन जान खुद ही इतना ज़्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज था कि वो सूदिंग फेरोमोन्स जो एक डॉफ अल्फ़ा स्प्रेड करता है, वो चीज़ें वो कर ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली डॉफ अल्फ़ा बनने के लिए एक स्पेशल कोर्स होता है, जिसमें आपको सूदिंग और कामिंग चीज़ें सिखाई जाती है, जो कि हर ओमेगा के लिए अप्लाई हो। क्योंकि जब आपका अपना अल्फ़ा हो तो वो सूद नहीं करता, काम नहीं करता, वो तो बल्कि और ज़्यादा आपको भड़काता है, जिससे कि आप मीटिंग के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हो, या फिर वो ओमेगा को सबमिसिव बनाता है। कुछ इस तरह से फेरोमोन्स वो अपने रिलीज़ कर देता है। लेकिन
यहाँ पर चीज़ पूरी उल्टी थी। जी ने ज़बरदस्ती जहान से 12 अल्फ़ा वाला कोर्स करवाया था ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो जहान काम आ जाए, क्योंकि उसका मेट तो कोई है नहीं। और जी और जियांग वानिन का कहना था कि जहान को कभी तो किसी के काम आना चाहिए। दूसरी तरफ जहान को अपने अंदर का अल्फ़ा पता था कि जो बहुत ही प्योर ब्लड डोमिनेंट अल्फ़ा है वो किसी को सूट नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ पर यकीन करने के लिए जियांग वानिन, जियांग यानली, जी कोई भी कभी भी तैयार नहीं था, क्योंकि जहान ने अपने अल्फ़ा ट्रेड्स कभी दिखाए ही नहीं थे, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस वो खड़ूस था। लेकिन वो तो ह्यूमन नेचर होता है, अल्फ़ा नेचर पूरी तरह से अलग होता है जो एक बीस्ट नेचर होता है। तो जहान ने कभी भी सूथिंग फेरोमोन्स इस्तेमाल ही नहीं किए थे। और अभी जब ईवो उसकी तरफ ऐसे आ रहा था, जहान मतलब उसके अंदर का अल्फ़ा ऐसे जो सोया हुआ था यूँ कहो, या फिर कहीं जकड़ा हुआ था, लॉक था, वो भी जहान के अंदर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा या फिर अपने ट्रेड्स दिखाने की कोशिश करने लगा। इधर जहान जो शौक में था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया और उसके अल्फ़ा ने उस पर कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से। इधर ईवो का ओमेगा तो पहले से ही उस पर टेक ओवर कर चुका था। सो ये अल्फ़ा और ओमेगा मिल गए और अल्फ़ा ने अपना काम शुरू कर दिया ईवो को शांत करने का, मतलब अपनी तरह से शांत करने का, कि उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लो, उसे सबमिसिव कर लो, उसे मार्क तक कर लो। लेकिन तब तक जहान मतलब काफ़ी हद तक खुद पर कंट्रोल कर चुका था, अपने अल्फ़ा पर भी उसका कंट्रोल हो चुका था। उसने अपने आप को ईवो के साथ बहुत ही अजीब पोजीशन में पाया, मतलब दोनों के कपड़े नहीं थे और वो ईवो के साथ पूरी तरह से अजीब पोजीशन में था। मतलब लिटरली कोई देखेगा तो गलत ही समझेगा, बिल्कुल इसी तरह से। और ईवो भी इस चीज़ के लिए, ईवो जो कि ओमेगा के कंट्रोल में था, पूरी तरह से रेडी था। लेकिन जहान ने तब तक अपने अल्फ़ा पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया और उसे शांत करते हुए मतलब वो समझाने लगा कि ये चीज़ सही नहीं है, ईवो के कंसेंट का होना ज़रूरी है। सो वो ये सब नहीं कर सकता। अब जहान के जो आधे अधूरे खुले हुए कपड़े थे वो उसी तरह से ईवो के ऊपर लेट गया। वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था उसे सूट करने के लिए, क्योंकि सूथिंग फेरोमोन्स तभी रिलीज़ हो जाएंगे जब मतलब सब कुछ हो जाएगा। और जब ईवो तब ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में होगा तब जाके जहान के कॉन्कर वाले फेरोमोन्स रिलीज़ हो जाएंगे, जो कि कुछ हद तक सूद करने का काम करते हैं, काम करने का काम करते हैं। सो जहान चाहकर भी अपने कामिंग फेरोमोन्स ऐसे रिलीज़ नहीं कर पा रहा था और ईवो को तो उसकी ज़रूरत थी। तो जहान ने किसी तरह से वो सारे लेसन्स मतलब रिवाइज़ कर लिए अपने ही मन में कि उसे किस तरह से खुद को शांत करना पड़ेगा, किस तरह से उसे कामिंग फेरोमोन्स रिलीज़ करने पड़ेंगे। लेकिन तो फाइनली बहुत कश्मकश के बाद जहान को जहाँ तक समझ आया वो उन फेरोमोन्स को प्रिपेयर करने लगा। इधर ईवो जो कि मतलब काँप रहा था, वो जहान को छूने की कोशिश कर रहा था या फिर उसे उसके कपड़े खींच रहा था, उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जहान परेशान हो गया। एक तो वो कंसंट्रेशन से कुछ तो अपने बॉडी में चेंजेस कर रहा है और इधर ईवो है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उसने अपने एक हाथ से ईवो के मुंह को दबाया नीचे कि भाई चुप हो जा और सो जा, इस तरह से। मतलब ऐसे नहीं कि उसके लिप्स पर हाथ रखे, ऐसे नहीं, उसके पूरे आँख माथे पर तक जहान के हाथ थे और उसने ईवो को पूरी तरह से ऐसे बेड पर पिन करके रखा था एक हाथ से। और बाकी चीज़ें वो अपने अंदर फिर चेंजेस करने लगा ताकि ईवो शांत हो जाए। इधर ईवो जो हाथ पैर मार रहा था, जहान ने दूसरे हाथ से ईवो के दोनों हाथ भी पकड़ लिए कि बस हिलना मत, चुप हो जा, मुझे कंसंट्रेट करने दे। और इसी तरह से ईवो फिर आवाज़ें निकालने लगा कि जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो या फिर वो कंप्लेंट कर रहा हो, कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ें जो उसका ओमेगा था वो निकालने लगा।
तो जहान ने जैसे तैसे उसे चुप करा दिया और फिर तब कहीं जाकर उसके वो कामिंग फेरोमोन्स बन गए और ईवो शांत हो गया। अब जहान ने देखा कि उसके कपड़े सही नहीं है, सही हालत में नहीं है, मतलब पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गए हैं, या फिर जो अपराइट प्रोफेसर शाओ था वैसे कपड़े उसके बिल्कुल भी नहीं है। ईवो ने काफ़ी हद तक उसे पूरी तरह से क्रम्बल कर दिया है और उसके ईवो के खुद के कपड़े तो पूरी तरह से बिखर ही चुके थे, जो कि जहान का ही किया कराया था। लेकिन अभी वो क्या करे, उसने ईवो को ब्लैंकेट ओढ़ाया और फिर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, तुसे ना जाओ ना, तुसे मत जाओ। जहान चौंक कर पीछे देखने लगा। ईवो नींद में बड़बड़ा रहा था, या यूँ कहो जो ओमेगा उस पर कंट्रोल किए हुआ था वो बड़बड़ा रहा था। जहान ईवो की तरफ देखने लगा, मतलब ये क्या चीज़ है कि ना जाओ, मतलब उसे तो जाना पड़ेगा, उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां है, उसे तो जाना होगा ना। तो वो किसी तरह से ईवो के पास गया और कहा, तुम सो जाओ, मैं वापस आ जाऊंगा। पर ईवो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी जहान के फ़ोन में मैसेज आया, उस रूम को छोड़ने की गलती कभी मत करना, ईवो बहुत रेयर जेनेटिक कंडीशन में है, तो तुम्हें वहीं रहना होगा। जहान वो मैसेज देखकर मतलब सुन रह गया कि ये क्या चीज़ है कि मुझे यहाँ रहना पड़ेगा ऐसे डॉर्म में। मैसेज जी का था, जिसके सामने सन कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे कुछ और मैसेज पे आए, जैसे कि यानली का जो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही थी, उसका मेट जो मिल गया था, जहान का मेट मिल चुका था और जहान के पूरे सर्कल में ये बात फैल चुकी थी कि जहान को उसका मेट मिल गया है और इतने सालों बाद मिला है, और वो भी एक स्टूडेंट है। वेल, यानली कहने लगी, आ तुम्हारा मेट ईवो है, मैं उसे मिल चुकी हूँ, बहुत ही प्यारा बच्चा है। जहान ईवो के चेहरे की तरफ देखने लगा। ये और प्यारा, तो ये दोनों शब्द एक वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जहान को ऐसे ही लगभग सभी मेंबर्स के मैसेज आ गए, फैमिली मेंबर्स के, उसके जो कुछ भी दोस्त थे, सभी लोगों के मैसेज आ गए कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए। और सब लोग उसे कह रहे थे कि अब तुम्हें ईवो को अप्रोच करना पड़ेगा, ये करो वो करो, तुम्हें तुम्हारा ओमेगा मिल गया है। कोई एडवाइस दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और जहान सोच रहा था कि उसने कितना कुछ सोचा था कि उसे जब उसका ओमेगा मिलेगा तो वो क्या क्या करेगा। मतलब लिटरली एक मिनी हनीमून ट्रिप से लेकर अपने मेंशन तक जहान ने सब कुछ सोच रखा था कि उसके ओमेगा की फर्स्ट हिट आएगी तब जहान क्या करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसके फैमिली से कैसे बात करेगा। पर जहान ईवो की तरफ देखकर सोचने लगा, इसकी मॉम ऑलमोस्ट मेरी ही एज की होगी और इसके डैड मुझसे मैक्सिमम 1-2 साल बड़े होंगे या फिर मेरे ही एज के होंगे, और मुझे उन लोगों से जाकर एज एज अ सन इन लॉ उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या फिर उनके बेटे का हाथ मांगना पड़ेगा। क्या परेशानी है, इससे बेहतर तो मुझे मेट ही नहीं मिलता। जहान चिल्लाकर बोल पड़ा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी और जहान हॉरिफाइंगली अपने साइड में देखने लगा। ईबो, उसने आंखें खुली थी और वो वाइड आइज से जहान की तरफ देख रहा था। मतलब लिटरली जहान को इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, तब भी ये बंदा नहीं जगा। उसे लोग पता नहीं कैसे कैसे एडवाइसेस दे रहे थे, तब भी ये बंदा नहीं जगा। जहान ने उसकी इतनी पैम्परिंग की, इतनी केयर की, तब नहीं जगा। और जब जहान कर्स कर रहा था तब जाके इसने आंखें खोली और बस वही सुना जो कि उसे नहीं सुनना चाहिए था। अब तो जहान की सिटी पिटी गुम हो गई कि इसे क्या बोले। मतलब वो उसकी हिट में यहाँ पर क्या कर रहा है, पता नहीं उसने रिकॉग्नाइज कर भी लिया है जहान को या नहीं। सो जहान ने एक सेफ साइड खेलते हुए कहा, तुम बेहोश हो गए थे। ईवो अब सही से बैठने लगा, मतलब उसे अंदाज़ा हो गया कि उसके बॉडी पर ज़्यादा कपड़े नहीं है, तो उसने खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से ढक लिया और जहान की तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहान ने कहा, मैं हेल्प हेल्प के लिए आया हूँ। ईवो ने कहा, क्यों। जहान ने कहा, क्योंकि मैं डॉफ अल्फ़ा हूँ। ईवो ने कहा, तो हकला क्यों रहे हैं।
जहान ने कहा, मैं चलता हूँ। ईबो ने कहा, ठीक है। जहान तुरंत वहाँ से उठ गया और लिटरली बाहर, मतलब भागकर वो उस रूम से बाहर चला गया, क्योंकि वो और ज़्यादा एम्बैरेसमेंट, या फिर यूँ कहो कि वो ईबो को फेस ही नहीं करना चाहता था कि क्या बताए ईबो को। इधर ईबो सोचने लगा, क्या पागल प्रोफेसर है, मतलब वो लिटरली बड़बड़ा रहा था। मतलब इसको समझ नहीं आता कि एक ओमेगा के रूम में ऐसे नहीं जाते, ऊपर से इसने मेरे कपड़े खोल रखे हैं, बेवकूफ़ कहीं का। ईबो ने पहले खुद को चेक किया, उसके ट्राउज़र्स वगैरह अपनी जगह पर थे, बस शर्ट वर्ट खुली थी। चलो ठीक है, इसने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, वेल ये ज़रूरत ही रही होगी। सो ईबो सोचने लगा, ऊपर से उसने देखा कि उसके कपड़े फटे फटे हैं, तो वो उसके लिए भी कर्स करने लगा। इधर शाहजहान वहाँ पर रुका ही नहीं था ये सब सुनने के लिए, क्योंकि रुकने की उसकी हिम्मत थी ही नहीं। वेल, ईबो को हिट में गए हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे। अब वो मतलब काफ़ी हद तक होश में रह सकता था, या फिर जो कि उसकी पोस्ट हिट थी वो उन चीज़ों का ख्याल रख सकता था। और ऊपर से डॉक्टर जी थी उसे असिस्ट करने के लिए। जी ने पहले ही उसके मोबाइल पर कुछ आर्टिकल्स, कुछ केयर के लिए चीज़ें लिख कर रखी थी कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये खाना खाना है या नहीं खाना। सो ईबो को उन चीज़ों को हैंडल करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। वैसे भी फर्स्ट एड पर हर किसी को कॉलेज से लीव मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है, बस उसे अपनी स्टडीज़ वो कवर करनी होती है बाद में। तो इसी तरह से वो देखने लगा कि उसका क्या कुछ छूट गया है, उसकी स्टडीज़ क्या कुछ छूट गई है। सो वो उन्हें कवर करने के पीछे लग गया। इस चीज़ को पूरी तरह से भूल गया कि शाहजहान, प्रोफेसर शाओ उसके कमरे में थे जब उसने हिट के बाद अपनी आंखें पहली बार खोली थी। मतलब उसे लगा कि हाँ भाई, ड्रॉप अल्फ़ा है, उसने मेरी हेल्प की जब मुझे ज़रूरत थी, तो चलो जाने दो। उसने ज़्यादा कुछ इस बारे में सोचा नहीं। हाँ, उसकी बॉडी में चेंजेस हुए थे, लेकिन एक होता है ना, जिस बंदे को पता होता है कि वो उसकी क्या है ट्रेड्स, तो वो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होता है कि आगे चलकर उसके लाइफ में ये चीज़ भी आने ही वाली है। इसी तरह से इबो ने भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था कि कभी जाकर उसकी फर्स्ट हिट भी आएगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, या फिर मतलब उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं या फिर कर्स करते हैं, लेकिन ईबो के लिए ये दोनों भी चीज़ें नहीं थी। ये उसकी लाइफ थी जो ऑनगोइंग थी, और उसे इन चीज़ों को हैंडल करना ही था। वेल, उसका ऐसा नहीं था कि उसे अल्फ़ा ही चाहिए और पता नहीं कब मिलेगा। उसे अपने कंपटीशन और डांस, इन सब का ज़्यादा लोड था। सो वो हिट से पूरी तरह से रिकवर होकर वापस से कॉलेज चला गया, और फिर से एक बार लेट हो गया। ईवो जो स्केटबोर्ड से अपने कॉलेज तक तो चला गया, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, उसके पैर जवाब दे गए। मतलब पिछले 4-5 दिनों से वो जो सो रहा था, इस वजह से उसके मसल्स काफ़ी हद तक स्टिफ हो चुके थे, और वो अभी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। ईवो को समझ आया कि वो अब अपने बॉडी पर ज़्यादती नहीं कर सकता, वरना उसे बहुत तेज़ क्रैम्प आ जाएगा। फिर तो उसे और बेड रेस्ट करनी पड़ेगी, और उसका पूरा जो शेड्यूल है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो ईवो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। इधर वो क्लास में पहुंचा, तब तक प्रोफेसर जियांग वानिन ऑलरेडी वहाँ पर क्लास शुरू कर चुके थे। इधर ईवो आया और बस दरवाजे के सामने से उसने अपना फेस दिखाया, तो प्रोफेसर जियांग वानिन ने कहा, अंदर आकर बैठ जाओ। ईवो तो शॉक हो गया, उसके साथ साथ पूरा क्लास भी, कि भाई ये क्या बात है कि आज प्रोफेसर जियांग वानिन ईवो पर चिल्लाए नहीं। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। इधर ईवो जो खुद शॉक था, मतलब उसकी और प्रोफेसर जियांग वानिन की तो बिल्कुल नहीं बनती थी। वेल, वो चुपचाप आकर अंदर बैठ गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया है कि प्रोफेसर इतने, मतलब इतने शांत है। कहीं डॉक्टर जी ने उन्हें डांटा तो नहीं। सभी लोग मतलब आपस में आंखों ही आंखों में ये चल रहा था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। उनके क्लास का जो ग्रुप था उस पर तक डिस्कशन चल रहा था कि कहीं आज प्रोफेसर जियांग वानियन की दवाई तो मिस नहीं हो गई है। पर वो ये सब देखकर भी अनदेखा कर रहा था कि हो सकता है कोई होगा रीज़न अपना। ये सोचकर उसने
इस चीज़ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि प्रोफेसर वानियन ने उसे आज डांटा नहीं। वैसे सूरज पश्चिम से निकला तो था, पर ठीक है, जो भी निकला है अच्छा निकला है, ये सोचकर वो चुप रह गया। तभी उसे कॉल आया उसके डांस टीचर की तरफ से, जो कि कोई और नहीं जियांग यानली थी। उसने ईवो को मिलने के लिए बुलाया था। तो ईवो भी भागते हुए गया कि वो प्रोफेसर यानली की बात कैसे टाल सकता है। आखिरकार वो उसकी मेंटर जो थी। तो ईवो भागते भागते गया। यहाँ यानली जो उसके लिए मदर फिगर थी, मेंटोर ही नहीं, वो ईवो का काफ़ी ख्याल रखती थी शुरुआत से ही। वो ईवो को ऐसे भागते हुए देखकर बोली, अरे अरे आराम से, तुम्हारे मसल्स में पेन होगा, आराम से चलो, मैं कहीं भागे नहीं जा रही हूँ। ईवो भागते हुए यानली के पास आकर बोला, आपने आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? यानली ने कहा, कोई देखो, कोई इतनी ज़रूरी भी बात नहीं थी, मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हें पेन हो रहा होगा, तो मैं तुम्हें कुछ स्ट्रेचेस, कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाली थी, बस इसीलिए बुलाया था। ओह अच्छा, ईवो बोला। अब यानली ईवो से बात करने लगी, उसे कुछ स्ट्रेचेस या फिर कुछ डांस मूव्स सिखाने लगी, जिससे ईवो के स्टिफनेस को दूर किया जा सके। ईवो उन स्ट्रेचेस को फॉलो करते हुए कहने लगा, आपको कैसे पता कि मुझे स्टिफनेस महसूस हो रही है? तो यानली ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ना चिड़िया ने आकर बताया। ईवो इस बात पर हंस दिया। वैसे ही यानली ऐसी प्यारी प्यारी बातें करती थी जिससे उसके सारे स्टूडेंट उसके फ़ैन थे। वो बिल्कुल एक मदर फिगर थी सबके लिए। ईवो भी अब यानली के साथ कुछ सिंपल से स्ट्रेचेस करने लगा। फिर धीरे धीरे यानली उसके डांस को इम्प्रोवाइज़ करने लगी। ईवो भी उन सब चीज़ों को फॉलो करने लगा। तभी यानली ने कहा, वैसे तुम्हें डांस ऑफ सिलेक्शन पता है? ईवो ने कहा, डांस ऑफ सिलेक्शन ये क्या है? यानली ने कहा, ये डांस का एक फॉर्म है जो मोस्टली ओमेगा सीखते हैं अपने अल्फ़ा के लिए। ईवो ने कहा, ओह हो, मुझे ये सब नहीं करना। यानली ने कहा, क्यों? ईवो ने कहा, क्योंकि मुझे कंपटीशन करना है, मुझे ये सब नहीं सीखना, किसी को प्लीज़ करने के लिए मैं डांस नहीं कर सकता, मैं तो अपने लिए डांस करता हूँ। और टीचर, आपने ही तो कहा था ना कि अपने लिए दिल से डांस निकलना चाहिए, ऐसे आप किसी और के लिए डांस नहीं कर सकते। यानली ने अपने सर पर हाथ मार लिया। तब का पर्सपेक्टिव अलग था, पर अभी उसके छोटे भाई की बात है, उसका मेट है जिसको सिखाना है यानली को। वेल, यानली ने कहा, हाँ वो भी बात है, लेकिन देखो, अब तुम्हारी फर्स्ट हिट तो बीट थी चुकी है, तो तुम्हें अपने मेट का भी पता चल गया होगा। ईवो ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं, अभी कहाँ, मुझे तो अपना मेट मिला ही नहीं। यानली ने चौंक कर पूछा, मिला ही नहीं? मतलब तुम अभी भी सिंगल हो? ईवो ने कहा, हाँ नहीं तो क्या, वैसे भी फर्स्ट हिट में मेट मिलना तो बहुत बड़ी बात होती है, ये पूरी तरह से लक के ऊपर डिपेंड है। यानली समझ गई, इन दोनों के बीच में, जान और ईवो के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। और हो सकता है मोस्टली फर्स्ट हिट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है कुछ लोगों के लिए। और जैसा कि जी ने डिस्कस किया था कि ईवो की तो वर्स्ट थी, वो तो होश में ही नहीं था, तो शायद ईवो सच में होश में था ही नहीं। सो उसने उस चीज़ को समझ लिया। वेल, इधर ईवो तब तक क्यूरियस हो चुका था कि डांस ऑफ सिलेक्शन क्या हो सकता है। इसलिए क्यूरियस नहीं था कि उसे वो सीखना है या किसी को प्लीज़ करना है, वो इसलिए क्यूरियस था कि ऐसा कोई डांस हो ही कैसे सकता है कि जो ईवो को पता नहीं है। सो ईवो ने कहा, मुझे ये भी सीखना है। तो वो उस कुछ सोचते हुए यानली से बोला, वैसे अगर आप चाहो तो मुझे बता सकती हो कैसे करना है। यानली तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आ गई और वो ईवो को डांस मूव सिखाने लगी। उसने एक एक रोब सा पहन लिया, फिर वो उसके सामने ऐसे हाथ घुमा घुमा कर डांस करने लगी। ईवो ने कहा, क्या सच में ये सब करना ज़रूरी है? यानली ने कहा, हाँ। ईवो ने कहा, और ये रोब्स पहनना भी ज़रूरी है? यानली ने कहा, हाँ, अगर तुम ऐसे करोगे तो तभी तो उसकी स्लीव्स ऐसे उड़ेंगी, तभी तो लगेगा कि तुम एक्चुअल में किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ईवो ने उन सब चीज़ों को तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं किसी को इम्प्रेस करना, आप मुझे हमेशा वाला दिखाओ। यानली ने कहा,
ठीक है। फिर वो ईबो को अपना रेगुलर रूटीन का जो डांस है वो दिखाने लगी। मतलब उन्होंने जो कुछ भी तैयार किया हुआ था परफॉर्मेंस, वो सब करने लगे। कुछ ही देर में ईवो के बाकी के जो मेंबर्स थे उसके डांस ग्रुप के, वो भी आ गए और सब लोग एक साथ प्रैक्टिस करने लगे। ईवो ने जो कुछ भी आज नया सीखा था वो उन्हें सिखाने लगा और इसी तरह से वो सब लोग अपना परफॉर्मेंस करने लगे। इधर यानली अपने डेस्क के पास आकर बैठ गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत ही ग्रुप चैट में उसने मैसेज टाइप कर दिया। ईवो को पता ही नहीं है कि उसका अल्फ़ा कौन है। बस फिर क्या था, उनका जो सर्कल है उसमें तो तूफान आ गया। मतलब सब लोग शाहजहां से कहने लगे कि ऐसे कैसे तुम अपने ओमेगा के साथ 3 रातें बिता कर आ चुके हो और तुम्हें पता ही नहीं है, मतलब तुम्हारे ओमेगा को पता ही नहीं है कि तुम उसके मेट हो। वेल, तुम दोनों के बीच में आखिरकार हुआ क्या? और इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर था वो था निये, इंसान का ऐसा दोस्त जो उसकी टांग खींचने में कभी भी पीछे नहीं हटता। पीछे तो कोई भी नहीं हटता क्योंकि उनका पूरा का पूरा सर्कल ही ऐसा था कि सब लोग एक दूसरे की टांग खींचा करते थे। सब लोगों को अपने अपने मेट मिल गए लेकिन शाहजहां को नहीं मिला था। इसलिए कोई लोग इस चीज़ को लेकर ज़्यादा मतलब चर्चा नहीं करते थे, या फिर उनकी जो जिंदा दिली थी या फिर उनका जो वो था एक पागलपंती जो कि हर एक ग्रुप में होती है, वो थोड़ी सी कम सी हो गई थी, माइल्ड हो गया था सब कुछ। लेकिन अब जब शाहजहां को उसका मेट मिल चुका है तब तब सब लोगों के अंदर जान सी आ गई थी। ऊपर से शाहजहां को चिढ़ाने का कभी भी किसी को मौका नहीं मिला था। मतलब वो एक आदर्श बच्चा था। इस कॉलेज के डीन मैडम यू, उनका बड़ा बेटा। कहने को तो यानली बड़ी बेटी थी, लेकिन वो बहुत ही जल्द उसे अपना मेट मिल गया और वो अपने मेट के साथ ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। उसने कभी भी कॉलेज की तरफ ऐसे नहीं देखा कि उसे इस चीज़ को इनहेरिट करना है। सो इनहेरिट तो शाहजहां ने किया सब कुछ। और जंगशा, जिसका टेम्पर इतना ज़्यादा हाई था, ऊपर से वो कभी कभी ऐसी बकवास चीज़ें करता था। और कभी जी के मतलब जी का वो पिल्ला था, जी जो चाहे उसे करवा सकती थी। ऐसे में शाहजहां जो कि सिंगल था, सिंगल सोल, वो ज़्यादा जिम्मेदारी से सारे काम कर सकता था। इसलिए सब लोग उसको लेके सीरियस थे कि शाहजहां का कोई मजाक नहीं बनाता था। पर अब जब उसका मेट एक 18 साल का बच्चा बन चुका है, उसके बाद तो शाहजहां का मजाक बनाना बनता है। और सब लोग पिछले हफ्ते से इस चीज़ का इतना मज़ा ले रहे थे कि क्या कहे। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए एक न्यूज़ बन जाती। उसी तरह से जब शाहजहां ने ईवो को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा, धीरे धीरे उसने तुरंत ही यानली से ये बात बता दी कि लगता है ईवो को कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो बड़े आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। यानली ने तुरंत ही इस चीज़ को भी ग्रुप में डिस्कस कर दिया। इस वजह से प्रोफेसर वानी ने भी ईवो को डांटा नहीं और इसी तरह से सब लोग ईवो की केयर करने लगे। मतलब ईवो के क्लासमेट्स थे जो उसे कह रहे थे कि उसे उसका अल्फ़ा मिलाया नहीं, तो ईवो कहना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी उसने अपने दोस्तों के बीच में बता दिया कि उसने एक डॉफ अल्फ़ा की हेल्प ली थी। सब लोग उसे कह रहे थे, पता है उस दिन प्रोफेसर वानी इतने भाग कर आए थे और प्रोफेसर शाओ को लेकर भाग कर वापस गए थे। ईवो को याद आया कि प्रोफेसर शाओ वो थे वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए। उन 3 दिनों में क्या हुआ ये भी ईवो सोचने लगा। मतलब उसे कुछ भी याद नहीं था। पता नहीं प्रोफेसर शाह ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। ऊपर से वो जो इतने खड़ूस प्रोफेसर है वो उसकी हेल्प करने के लिए आए, ये भी कितनी बड़ी बात है। उनके लिए एक थैंक्स तो बनता ही है, वरना तो अगर वो एक्चुअल में कोई डॉफ अल्फ़ा होते तो बात अलग थी। लेकिन मतलब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़कर ईवो की हेल्प करने का सोचा, ये चीज़ भी बड़ी थी ना। तो ईवो उन्हें एक बार थैंक्स कहना चाहता था। सो उसने सोचा कि चलो यही सही मौका है। तो वो प्रोफेसर शाओ को ढूंढने के लिए स्टाफ रूम में चला गया। प्रोफेसर निये और प्रोफेसर शू, इनके लिए तो ये एक फीस थी जो अपने आप चलकर उनके थाली में आकर ऐसे परोस गई थी। ईवो जो उनके सामने आ गया था,
इधर प्रोफेसर निये और प्रोफेसर शू यांग उसका दिमाग खाने लगे कि अच्छा तो तुम्हें अपना अल्फ़ा नहीं मिला। मतलब लिटरली ईबो स्टाफ रूम में खड़ा था, उसके सामने बैठे चेयर पर बैठे प्रोफेसर निये प्रोफेसर शू उसे इंटरोगेशन कर रहे थे जैसे कि ईबो ने कोई क्राइम कर दिया हो। ईबो ने कहा नहीं। तो प्रोफेसर निये ने पूछा क्या तुमने अपने फेरोमोन्स रिलीज़ किए थे? वेल ये काफ़ी ऐसी बात होती है कि इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करना अच्छा समझते, मतलब ये चीज़ प्राइवेट समझी जाती है। तो ईबो को अचानक से ऐसे ऐसे सवालों की बौछार की उम्मीद नहीं थी। तो उसने कहा पता नहीं मुझे, मतलब मैं तो होश में नहीं था। ओ शायद इसीलिए। प्रोफेसर शू ईबो के पास आए, फिर उसके गोल गोल घूमने लगे, फिर कहने लगे वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? 18। ईबो बोला। प्रोफेसर शू ने कहा ये तो बड़ी गलत उम्र है। ईबो ने कहा एक्सक्यूज़ मी। प्रोफेसर शू ने कहा देखो ना तुम बस 18 साल के हो। ईबो ने कहा तो? प्रोफेसर शू ने कहा अगर ऐसे में तुम्हें तुम्हारा अल्फ़ा मिल जाता है तो क्या तुम उसके साथ मीटिंग करोगे? ईबो ने कहा एक्सक्यूज़ मी प्रोफेसर, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप क्या बात कर रहे हो? प्रोफेसर शू ने कहा अरे जो पूछा है उसका जवाब दो, क्या तुम अल्फ़ा को ढूंढ रहे हो? ईबो ने कहा नहीं। प्रोफेसर निये ने तुरंत पूछा क्यों क्यों नहीं ढूंढ रहे? ईबो ने कहा क्योंकि अभी अभी तो मेरी स्टडी चल रही है, मैं इतनी जल्दी नहीं चाहता। प्रोफेसर शू तभी बोल पड़े पर वो तो बूढ़ा हो जाएगा। ईबो ने कहा क्या? प्रोफेसर निये ने कहा अरे कुछ नहीं, तुम क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे अकेले? ईबो ने कहा नहीं पर आप क्यों पूछ रहे हैं? प्रोफेसर शू वापस से ईबो के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए बोले पर तुम तो कह रहे हो कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं है। ईबो मतलब सोचने लगा कि उसके प्रोफेसर पागल हो गए हैं। मतलब हर कोई अपने सेंस छोड़कर उसकी रेगुलर जो उसकी है चीज़ें वो सब छोड़कर बोल रहा है। ये दोनों तो सच में पागल ही हो चुके हैं, प्रोफेसर शू और प्रोफेसर निये। उन दोनों को तो वैसे भी सब लोग बेवकूफ़ ही समझते थे, प्रोफेसर निये और प्रोफेसर शू को, लेकिन इतने ज़्यादा पागल होंगे ये ईबो ने नहीं सोचा था। कौन अपने स्टूडेंट से उसकी पर्सनल चीज़ें पूछने लग जाता है इंटरोगेशन की तरह। हाँ, ईबो ने कहा वो मैं देख लूँगा सर, मुझे बस प्रोफेसर शॉ को थैंक्स करना था। ओह अच्छा, अब समझे। दोनों प्रोफेसर एक साथ बोलने लगे। ईबो वापस से उनकी तरफ देखने लगा। प्रोफेसर ने ये कहा अच्छा तो तुम इसलिए आए थे? ईबो ने कहा तो आपको किस लिए लगा? प्रोफेसर ने ये कहा मुझे लगा तुम अपने अल्फ़ा को ढूंढने के लिए आए हो। ईबो सोचने लगा ये दोनों पागल है, मैं अपने अल्फ़ा को ढूंढने के लिए इनके पास क्यों जाऊंगा? इधर प्रोफेसर शू भी समझ गए वो प्रोफेसर निये की तरफ देखकर हंसते हुए बोले निये तुम भी क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो, चलो चुपचाप वहाँ बैठ जाओ और ईबो को खाने के लिए कुछ दो। ईबो ने कहा क्या? मतलब कोई प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को ऐसे खाने के लिए कुछ ऑफर करेगा? ये सब बातें उसके दिमाग से ऊपर जा रही थी। इधर प्रोफेसर शू बैठ गए और ईबो से बात करने लगे वैसे तुम कहाँ से हो? ईबो भी अपनी बैक स्टोरी बताने लगा कि उसके माँ और बाबा अलग रहते हैं, तो उसे जल्द ही मतलब अपने डॉर्मेट्री में शिफ्ट होना पड़ा और वो करीब 7th ग्रेड से ही अकेला रहता आया है। मतलब अगर कोई उसे ऑर्फन कहे तब भी उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसके माँ बाप बस नाम के लिए है। अब प्रोफेसर शू बाकी की बातें मतलब उसे पूछने लगे कि फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन से हैं और अगर उसे कोई प्रपोज़ करेगा उसका अल्फ़ा जब उसे मिल जाएगा तब क्या होगा, मतलब किससे जाकर पूछना पड़ेगा। ईबो फिर से उनकी तरफ वियर्डली देखने लगा कि कोई प्रोफेसर ऐसा कैसे पूछ सकता है। उसने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, आप कहना क्या चाहते हो? तो प्रोफेसर शू ने कहा हाँ नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, अगर मुझे तुम्हारा अल्फ़ा मिल जाए तो, बस इसीलिए। ईबो ने कहा प्रोफेसर
बेहतर होगा आप अपनी हद में रहे। वेल, इतना ब्लंट जवाब कोई स्टूडेंट कभी प्रोफेसर को नहीं देता, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या फिर निकल जाते हैं, लेकिन वो तो ब्लंट था। तो उसने कहा, आपको मेरे लिए अल्फ़ा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस बताइए प्रोफेसर शाओ कहाँ है, अगर वो नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। तभी ये हसांग वहाँ पर एक कोई रेडी टू ईट कैन लेकर आया और उसने ईबो के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, तुम स्टाफ रूम में आए हो, तुम्हारी खातिरदारी तो बनती है। ईबो सोचने लगा, ये लोग सच में पागल हो चुके हैं, इनफैक्ट पूरा का पूरा कैंपस ही पागल हो चुका है। उसने उस कैन की तरफ देखा, मतलब इंस्टेंट नूडल उतने ज़्यादा हैपनिंग तो नहीं होते, लेकिन क्या है कि ईबो को आदत है इन सब चीज़ों को खाने की, क्योंकि प्रॉपर फूड मिलना तो उसके लिए बहुत लग्जरी है। सो उसने कहा, ठीक है सर, मैं बाहर जाकर खा लूँगा। तो प्रोफेसर निया ने कहा, नहीं 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 नहीं, यही बैठो खाओ, लंच का टाइम हो गया है। ईबो ने कहा, हाँ सर, बट मैं लंच स्किप कर देता हूँ। इस पर तो प्रोफेसर शो भड़क ही उठे, लंच स्किप कर देते हो, मतलब क्या तुम पागल हो गए हो, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं है। ये कहकर उसे पता नहीं, वो इंस्टेंट नूडल ख़त्म होने तक लेक्चर सुनना पड़ा। और ईबो ने भी जैसे तैसे करके फटाफट से वो पूरा जो डिब्बा है वो ख़त्म कर दिया, ये सोचकर कि बस इन दोनों के चंगुल से निकल जाओ, क्योंकि इनके दिमाग है ही नहीं, घुटनों में दिमाग है। अब ईबो ने वो खाना ख़त्म कर लिया, जिसके ख़त्म होते ही उसने उस कैन को वहीं पर रखना चाहा। तभी प्रोफेसर शू आए और उसके गले लगे। ईबो को यह सब बहुत अजीब सा लगा। तभी प्रोफेसर शू ने उसे गले लगाते हुए कहा, वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हें ऐसे ही अपने खाने का ख्याल रखना चाहिए। ईबो ने कहा, अच्छा मैंने खा लिया, अब मैं जाऊँ? तो प्रोफेसर शू ने कहा, हाँ हाँ बेशक। अभी वो वहाँ से बस किसी तरह से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी प्रोफेसर निया ने उसे रोकते हुए कहा, पर तुम तो प्रोफेसर शाओ के पास जा रहे थे। ईबो ने कहा, हाँ वो नहीं है ना। प्रोफेसर निया ने कहा, वो तो डीन के ऑफिस में लेंगे। ईबो ने कहा, क्या? प्रोफेसर शू ने कहा, एक्चुअली डीन आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए डीन का काम प्रोफेसर शाओ कर रहे हैं। ईबो ने बस उनकी तरफ देखा, थैंक यू सर, उसने कहा, और वो उस स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। मतलब लिटरली ये चीज़ पता करने के लिए उसे लंच करना पड़ा था, वो भी इंस्टेंट नूडल, खड़े होके दोनों प्रोफेसर के सामने जो बकवास कर रहे थे। सो ईबो डीन के ऑफिस की तरफ चल दिया। मतलब बस प्रोफेसर शाह को थैंक्स करना था, तब तक उसके लेक्चर का टाइम भी हो जाता। सो ईबो निकल गया और डीन के ऑफिस के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने एक गहरी सांस ली। बस थैंक यू ही तो बोलना है, रूड प्रोफेसर है तो क्या हुआ। वेल, वो कभी भी ईबो को पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, उनका मेजर अलग था और ईबो का मेजर अलग था, तो उनकी ज़्यादा बात तो नहीं होती थी, लेकिन उनका एक था कि जैसे रहता है ना, हर एक का नेचर पता चल जाता है सबको, उसी तरह से ईबो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, ये भी सबको पता था। उसी तरह से प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा रूड है, ये भी सबको पता था। सो ईबो ने दरवाज़ा खटखटाया, यस कम इन, अंदर से आवाज़ आई। तो ईबो बस दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के अंदर झांका और बोला, सर मैं अंदर आ सकता हूँ? इधर प्रोफेसर शाह, जो मतलब कुछ काम कर रहे थे, वो तुरंत ही उनका हाथ रुक गया और उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। उनके सामने ईबो था, जिसे देखकर सबसे पहले तो उनकी धड़कन बढ़ी कि उनका मेट आया है, इतना तो असर बनता है। वेल, ईबो ने अंदर झांका तो प्रोफेसर शाह ने कहा, हाँ आ जाओ अंदर। मतलब वो कूल फेसड अपना रख कर उन्होंने कहा कि अंदर आ जाओ, बैठो। ईबो भी अंदर आ गया। उसने मतलब पोलाइटली खड़े होते हुए कहा, वो सर एक्चुअली मैं आपको थैंक्स करना चाहता था। प्रोफेसर शाह ने कहा, ओके वेल, अब तुम्हारी हेल्थ हेल्थ कैसी है? ईबो ने कहा, ठीक है। प्रोफेसर शाह ने पूछा, और तुम खाना तो ठीक से खा रहे हो ना? ईबो ने कहा, हाँ ठीक से खा रहा हूँ। इनफैक्ट प्रोफेसर निये ने अभी मुझे इंस्टेंट नूडल खिलाए। प्रोफेसर शाह ने ईबो की तरफ देखा, पूछा, इंस्टेंट नूडल? ईबो ने कहा, हाँ उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाना चाहिए, इसलिए। अब प्रोफेसर शाह ने पूछा,
तो क्यों, तुम लंच नहीं करते क्या? ईबो ने कहा, हाँ कभी कभी करता हूँ, कभी स्किप कर देता हूँ। इस पर प्रोफेसर शाओ ने कहा, ऐसे कैसे, तुम कभी भी अपना लंच स्किप नहीं कर सकते। अम, कल से तुम मेरे साथ लंच करोगे। हाँ, ईबो चौंक गया। तो प्रोफेसर शाओ ने कहा, हाँ कल से तुम यहाँ आ जाना ऑफिस में लंच करने के लिए। ओ ओके, ईबो बोला। वेल, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि वो बस थैंक्स करके निकल जाए, बात का बाद में देखेंगे, अभी तो बस हाँ हाँ करते रहो। तो प्रोफेसर शाह ने आगे पूछा, तो ठीक है फिर तुम जा सकते हो अगर तुम्हारा हो गया है। हाँ, ईबो ने कहा, और वो जाने के लिए मुड़ा। तभी उसे थोड़ा सा डिजनेस महसूस हुआ और मतलब उसे चक्कर से आ गए। ईबो गिरने लगा तो प्रोफेसर शाह भी तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने ईबो को पकड़ लिया। और पता नहीं क्या हुआ, मतलब उन्होंने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अपने सेंट पैचेस नहीं लगाए? ईबो ने तुरंत अपने नेक की तरफ हाथ गया उसका। उसके सेंट पैचेस तो थे पर शायद कुछ लूज से हो गए थे। तो उसने कहा, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने उस सेंट पैचेस को पूरी तरह से निकाला और तभी शाहजहान, जो ईबो को मतलब उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ अभी भी ईबो की कमर पर थे, जिसने ईबो को गिरने से बचाया था, उसकी पकड़ अचानक से मजबूत हो गई और उसने ईबो को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। ईबो, जो अपने सेंट पैचेस निकालने की कोशिश कर रहा था, अचानक से उसे भी कुछ अलग सा महसूस हुआ, मतलब कुछ वुडी सी स्मेल आई, बहुत तेज़। तो वो भी प्रोफेसर शाह की तरफ देखने लगा और उसे समझते देर नहीं लगी कि प्रोफेसर शाह उसके अल्फ़ा है, मतलब ये सेंट उसे पसंद आ रही थी। और उसी तरह से प्रोफेसर शाह, जिन्होंने देखा कि ईबो ने अपने सेंट पैचेस निकाल दिए हैं, मतलब एक तरह से रहता है ना कि सेंट पैचेस लगा लो तो किसी को आपके स्मेल के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन उसने अपने अल्फ़ा के सामने अपने सेंट पैचेस निकाल दिए। सो अब दोनों भी देख रहे थे एक दूसरे की तरफ, शौक, और समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अब ईबो को पूरे सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे कि उसके रूम में प्रोफेसर शाह क्यों थे, यहाँ से लेकर प्रोफेसर निये ने उसे ये क्यों पूछा कि प्रोफेसर शू या नहीं है पता नहीं, पर किसी ने तो पूछा था कि तुम्हारे पेरेंट्स से बात कैसे करनी होगी। मतलब इन सब लोगों को पता है कि ये दोनों मेट्स हैं, बस इन दोनों को ही पता नहीं था। या शायद सिर्फ उसे उसे तो ऐसा लगने लगा कि सब लोग मिलकर उसे बुद्धू बना रहे हैं या बुद्धू समझ रहे हैं। मतलब सबके सब लोगों को पता था, बस वो छोड़कर ईबो को ऐसा लगने लगा कि वो बेवकूफ़ बन गया है, सब लोग उस पर हंस रहे हैं। और इधर प्रोफेसर शाह थे, जो अभी भी शौक होकर ईबो की तरफ देख रहे थे। ईबो ने अचानक से उन्हें धक्का दे दिया। प्रोफेसर शाह मतलब पीछे तो नहीं गए, वेल ईबो छोटा सा था, प्रोफेसर शाह इतने बड़े। तो ईबो ने फिर से उनके चेस्ट पर मारते हुए कहा, तो आपको सब कुछ पता था? एक्सक्यूज़ मी, प्रोफेसर शाह ने कहा। ईबो ने कहा, आपको पता था कि मैं आपका मेट हूँ? अब ये शौक जान के लिए भी था, क्योंकि ईबो को पता चल गया था। अब उसे कॉक्स कैसे करे, समझाए कैसे, क्योंकि इन सब चीज़ों की आदत तो नहीं थी। एक तो उसका ओमेगा, अगर वो मैच्योर होता, उसकी उम्र का होता तो ठीक है, लेकिन ईबो तो इतना छोटू सा है। तो प्रोफेसर शाह ने कहा, हाँ बट वो चीज़ अलग है। अलग कैसे है? ईबो चिल्लाया। तो प्रोफेसर शाह ने कहा, क्योंकि हमें पता नहीं था। ईबो ने कहा, वही तो, हमें पता नहीं था, पर पर अभी आप सोचो, आप प्रोफेसर हो, डीन हो, और मैं स्टूडेंट हूँ, कैसे प्यार लगेगी हमारी? ऊपर से आप इतने बूढ़े भी हो, कम से कम 30 साल के तो हो गए। 35, शाहजहां ने कहा। तो ईबो बोला, 35? आप मुझसे दुगने उम्र के हो, आप मेरे मेट कैसे हो सकते हो? ये गलत है, मैं नहीं मानता। ठीक है, प्रोफेसर शाह ने कहा, पर ईबो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो तो बस चिल्लाया जा रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मेट इतना बूढ़ा नहीं हो सकता। तभी प्रोफेसर शाह ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, मैंने कहा ना, मैं नहीं मानता। उसके बाद प्रोफेसर शाह ने कहा। तो ईबो ने कहा, उसके बाद पता नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता। तभी प्रोफेसर शाह उसके बिल्कुल सामने आ गए।
तो ईबो बिल्कुल सहम सा गया। प्रोफेसर शाह ने कहा, तुमने मुझे बूढ़ा कहा। तो ईबो ने मतलब वो हेजिटेट करने लगा कि आगे क्या बोले। प्रोफेसर शाह अब ईबो की तरफ चलने लगे। वैसे वैसे ईबो एक एक कदम पीछे चलने लगा। मतलब प्रोफेसर शाह का ऑरा था भाई अपना। तो ईबो उनकी तरफ देखने लगा डर के। तो प्रोफेसर शाह उसे लेकर पीछे पीछे चलते चलते दीवार तक पहुंच गए। ईबो बिल्कुल दीवार से सटकर खड़ा हो गया और प्रोफेसर शाह उसके कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रखकर, दीवार पे हाथ रखकर उसकी तरफ देखकर बोलने लगे, दोबारा कभी भी मेरा इंसल्ट मत करना, क्योंकि ये बात मेरे ईगो पर आ जाती है। तुम मुझे मेट मानो या ना मानो, लेकिन कभी भी ये मत कहना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ईबो ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, हाँ नहीं तो क्या, मैं डांस मेजर हूँ और आप? हाँ, प्रोफेसर शाह ने पूछा। वेल, ईबो को पता ही नहीं था कि प्रोफेसर शाह क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बस वो खड़ूस है, इतनी रूमर थी और ईबो को बस इतना ही पता था। आप खड़ूस है, ईबो बोला। तो प्रोफेसर शाह ने कहा, और ये चीज़ तुमसे किसने कही? ईबो ने कहा, ग्रुप चैट में है। प्रोफेसर शाह ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें ग्रुप चैट की सब चीज़ों पर भरोसा है। अब ईबो को डाउट होने लगा कि मतलब कैसे भरोसा करना चाहिए या नहीं। ईबो डाउट में तो था, पर हार नहीं मानना चाहता था। उसने कहा, वो छोड़ो, मैं नहीं मानता। प्रोफेसर शाह ने कहा, क्या नहीं मानते? ईबो ने कहा, ये नहीं मानता कि आप मेरे मेट हो। ठीक है, प्रोफेसर शाह बोले। ईबो के लिए ये भी चौंकाने वाली चीज़ थी। कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा को ये नहीं कहता कि तुम नहीं मानते तो ठीक है। ईबो मतलब गुस्से में प्रोफेसर शाह से कहने लगा, और आप मेरा पीछा भी नहीं करोगे। प्रोफेसर शाह ईबो से अलग हो गए। मतलब उन्हें अच्छा तो लग रहा था कि ऐसे कोई ओमेगा, खासकर उनका ओमेगा जो कि क्यूट लग रहा था ऐसे गुस्से में, और ऐसे किसी को पहले शाहजहां ने ऐसे प्रोवोक नहीं किया था या फिर उसे टीज़ नहीं किया था। ये सब करने में भी उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। इधर ईबो जो कि पूरी तरह से तप चुका था, लाल हो चुका था और गुस्से में कह रहा था, दोबारा कभी मेरी तरफ मत देखना और किसी को ये भी मत बताना कि मैं तुम्हारा मेट हूँ। अच्छा, शाहजहां ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा। ईबो अब अपने एक तरह से कंडीशंस बताने लगा कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मुझे स्टॉक नहीं कर सकते और ऐसे ही बहुत कुछ। तभी शाहजहां ने ईबो को पूरी तरह से घुमाया और पास में जो काउच था उस पर वो बैठ गया। और ईबो ने मतलब जब अगला सेंटेंस बोला तो पाया कि वो शाहजहां की गोद में है। हाँ, शाहजहां ईबो की कमर पर हाथ रखकर बोल रहा था और ईबो पूरी तरह से स्टिफ हो चुका था। मतलब उसकी ज़बान जो कि कैंची की तरह चल रही थी, जो शाहजहां को रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा था, वो चुप हो गया। शाहजहां ने कहा, हाँ ओमेगा बोलो। ईबो बोल ही नहीं पाया कि अभी और क्या बोले। इधर शाहजहां वो तो ईबो के मज़े ले रहा था। मतलब अब तक तो उसने सोचा था कि वो ईबो को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर ईबो जाना चाहता है, वो बॉन्ड को रिजेक्ट कर देता है, तब वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, वो सिंगल ही रहेगा हमेशा, या फिर कोई ऐसा ओमेगा अपने लिए ढूंढ लेगा जिसका अल्फ़ा नहीं है। फिर चाहे वो उसका मेट हो नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उसका मेट मिल चुका है जो कि इतना क्यूट है। मतलब हाँ, वो बहुत बकवास करता है लेकिन क्यूट है। उसकी हरकतें शाहजहां को अच्छी लग रही थी। इनफैक्ट उसे टीज़ करना भी शाहजहां को अच्छा लग रहा था। और उसी पल उसने सोच लिया कि वो इस ओमेगा को तो नहीं जाने देगा। सो उसने ईबो को ऐसे गोद में बिठा लिया। ईबो स्टिफ हो गया और वो शाहजहां की तरफ देखकर अपनी उंगली पॉइंट करके बोलने लगा, यही यही चीज़ें तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे अल्फ़ा नहीं हो, मैं नहीं मानता। अच्छा, शाहजहां ने ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुम क्या क्या नहीं मानते? शाहजहां का एक हाथ ईबो की कमर पर था, दूसरे हाथ से उसने ईबो का हाथ पकड़ा हुआ था, जो बड़े प्यार से उसे सहला रहा था। उसके हाथ के पीछे उसका अंगूठा सहला रहा था। और ईबो जो
मतलब अपने दिमाग में जो कुछ भी आ रहा था, कंडीशंस कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो बकवास करते करते अचानक से रुक गया। मतलब वो ब्लैंक हो चुका था और शाहजहान उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था, हाँ बोलो ओमेगा। ये कहते हुए शाहजहान ने अचानक से ईबो के हाथ पर अपने होंठ टिका दिए। ईबो गुस्से में शाहजहान को देखने लगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके फ्यूज उड़ गए थे और शाहजहान ईबो से कह रहा था, हाँ ओमेगा बोलो, और मैं क्या क्या नहीं कर सकता। और जो कुछ भी ईबो ने अब तक कहा था कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते, तुम मुझे अपना अल्फा नहीं बुला सकते, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, तुम मुझे मतलब जिस चीज़ की परमिशन नहीं थी वो सारी चीज़ें शाहजहान कर रहा था। और ईबो वो मतलब उस पैम्परिंग को उसे पता नहीं उसको अच्छा लग रहा था या वो मना भी नहीं कर रहा था और बस देख रहा था कि शाहजहान कर क्या रहा है। इनफैक्ट उसे अच्छा लगने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है। उसके चेहरे पर तुरंत ही एक पाउट बन गया और उसकी टोन ही पूरी बदल गई। मतलब जो अब तक बिल्कुल गोलियों की तरह उसकी जबान कैंची की तरह चल रही थी, वो ऐसे हो गई कि और तुम ये भी नहीं कर सकते, और तुम सबके सामने मुझे टीज भी नहीं कर सकते। हाँ बेबी। और शाहजहान उससे पूछ रहा था कि वो कह रहा था, हाँ और मुझे होम कुक्ड मील बहुत पसंद है। हाँ। शाहजहान थोड़ा सा सीरियस हो गया और ईबो अब कहने लगा, और मुझे पैम्परिंग भी बहुत पसंद है। हाँ वो तो तुम्हें पूरी तरह से मिलेगी। ईबो ने कहा, और मुझे डांस भी बहुत पसंद है। तुम जितना चाहे उतना डांस कर सकते हो, शाहजहान ने कहा। और इस तरह से ईबो कंप्लेंट से विश लिस्ट तक आ गया था कि उसे जो कुछ भी अपने अल्फा से चाहिए था। और और मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी, ये वो कह रहा था। ओके बेबी, शाहजहान कह रहा था, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। जब तुम कहोगे ना कि अल्फ़ा मुझे अब आपसे बात करनी है, तभी हम बात करेंगे। जब तुम कहोगे ना कि अल्फ़ा मेरा हाथ पकड़ लो, तब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। प्रॉमिस? इबो ने पूछा। शाहजहां ने कहा, बिल्कुल प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। अभी वो अपने आप ही लीन हो गया। उसने शाहजहां के कंधे पर अपना सर रख लिया और फिर अपने दोनों हाथों से शाहजहां को घेर लिया, जैसे कि वो उसे बाहों में ले रहा हो। शाहजहां ने ईबो के बालों में हाथ फिराया, उसके पीठ पर हाथ रखा, जेंटल, ऐसे नहीं कि कोई अल्फा अपने ओमेगा के सर पर हाथ रख रहा हो। वो कुछ अलग था, एक भरोसे का, एक बॉन्डिंग का, जैसे दोस्ती का होता है या फिर गाइड का होता है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ईबो को ऐसा नहीं लग रहा था, घुटन नहीं हो रही थी, एक्सेप्टेंस था, कुछ अलग ही था, जैसे उसे कोई अपना सा मिल गया हो। और जो ईबो आज तक अपनों के लिए तरस रहा था, उसे ये अपनापन बहुत अच्छा लग रहा था। अब शाहजहां ईबो की सारी बातें सुनकर सोचने लगा कि सच में ईबो ने अपना बचपन काफ़ी परेशानियों में बिताया है। मतलब अब तक तो उसने इतनी रिसर्च कर ली थी कि उसे ईबो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, पर उसके बिहेवियर से उस हकीकत को एक अलग ही नज़रिया मिल गया। शाहजहां ने मन ही मन ठान लिया कि वो ईबो की हर बात मानेगा, उसकी हर विश पूरी करेगा, उसके चेहरे पर कभी स्माइल जाने नहीं देगा। ईबो जो चाहे वो कर सकता है और जहान अब उसके लिए जान देने को भी तैयार था। इधर ईबो भी जहान के कंधे पर सर रखकर काफ़ी हद तक शांत हो गया था, रिलैक्स हो गया था। जितना भी वो परेशान था और जितनी परेशानी में वो जहान को डांटने के लिए उसकी शुरू हो गया था, उसकी वो जो गन चल रही थी, ज़बान चल रही थी, वो चुप हो गया, वो शांत हो गया। और जब जहान ने ईबो को वापस से पुकारा तो उसने पाया कि ईबो सो रहा है। मतलब एक सुकून की नींद थी उसकी आंखों में। शायद से उसकी परेशानियाँ, वो सब कुछ भूल चुका था एक पल में। तो जहान ने भी
कुछ नहीं किया, ऐसे ही ईबो को गोद में लेकर वो बैठा रहा। थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, तो उसने अपना फ़ोन निकाला, देखा तो उनके ग्रुप चैट में, जो कि उनका कलीग्स का था, जो कि दोस्त भी थे, निये, शू, जियांग वानियन, जी, यानली, इन सब का ग्रुप था। उस ग्रुप में प्रोफेसर निये और प्रोफेसर शू कह रहे थे उनके अचीवमेंट के बारे में, कि कैसे किसी ने ईवो का सेंट पैच निकाल दिया है, कैसे किसी ने ईवो के फेरोमोन्स टैकल कर जाएंगे, ऐसे कुछ दवाई मिलाई दी है। शाहजहान अब अपने मतलब आंखें रोल कर गया कि उसके दोस्त तो चुप नहीं बैठने वाले, और वो तभी चुप हो जाएंगे जब ईवो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन उसने तो ईवो को वादा किया है कि वो ईवो के साथ फोर्स नहीं करेगा, तो क्या करे। शाहजहान ने ईवो का जो हाथ पकड़ा था, उन दोनों का हाथ जो इंटेंगल था, उसकी एक तस्वीर निकाली और ग्रुप चैट में डाल दी। तो सब लोग पागल ही हो गए, मतलब दोनों के हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं, ये कब हुआ, कैसे हुआ। इधर प्रोफेसर निये और प्रोफेसर शू आपस में एक दूसरे की तारीफ करने लगे कि देखो हमारा आइडिया वर्क कर गया, ये वो। वैसे ये सब बातें ईवो तक ना जाए, मतलब वैसे भी जाएंगी नहीं, क्योंकि सब लोग ईवो की पैम्परिंग ही करेंगे और ज़्यादा तो कुछ करने नहीं वाले। बस माँ बाप से ईवो को मिलाना पड़ेगा, जिसके लिए अगर शाहजहान कहेगा कि अभी नहीं, कि ईवो ने रुकने के लिए कहा है, या फिर तो मान जाएंगे सब लोग, एटलीस्ट उसे परेशान तो नहीं करेंगे ईवो को। तो जहान ने ऐसा सोचा और वो बस ईवो के पीठ पर हाथ सहलाने लगा। उसकी इतनी प्यारी नींद को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इधर कुछ देर बाद ईवो की नींद अपने आप ही खुल गई, और जब वो जागा उसने देखा कि वो जहान की गोद में ऐसे सो रहा था बच्चे की तरह, तो उसे काफ़ी एम्बेरसमेंट हुई। वो वहाँ से उठने की कोशिश करने लगा, तो जहान ने उसके कमर को पकड़कर वहीं पर उसे बिठा के रखा। तो ईवो ने तुरंत ही अपना सर झुका लिया, मतलब ये क्या था। ईवो को अब जाके समझ आया कि मतलब वो कब से ऐसे बैठा हुआ था। तो जहान ने कहा, बेबी क्या हुआ। ईवो ने बस शर्माते हुए ना में सर हिलाया। शाहजहान ने कहा, ईवो मैं जानता हूँ तुम शायद इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हो। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है किसी भी रिलेशन में जाना, और मैं तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, इसलिए वही होगा जो तुम चाहोगे। ईवो इस बात पर सोच में पड़ गया, मतलब सच में जहान मैच्योर है, उम्र के हिसाब से मैच्योर तो होना पड़ता है। वेल ईवो भी काफ़ी हद तक ऐसा ही था, मतलब उसे बाकी लड़कों की तरह बकवास चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो शांत रहता था, अपने में रहता था, इसलिए उसे रूड का टैग मिल गया था, मतलब ब्लंट का टैग मिल गया था। उसे किसी को प्लीज़ करना नहीं आता था। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उसकी लगभग दुगनी उम्र का है, इसमें ईवो कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार था तो वो उसका मेट ही, और जिस तरह से ईवो ने 3 दिन बेहोशी की हालत में हीट में बिता दिए थे, ईवो को पता था कि वो अपने मेट से भाग नहीं सकता, उसे उसकी ज़रूरत तो है ही। अभी अगर यही डेस्टिनी है तो यही सही। ईवो ने इस चीज़ को मान लिया। वेल तभी दरवाजे पर नॉक हुआ, तो शाहजहान और ईवो दोनों भी फ़ोन कर गए कि ये क्या है, इस टाइम पर कौन आ गया। एटलीस्ट मतलब चलो काम की बात है तो आ सकते हैं, लेकिन ईवो को लगा कि वो गलत पोजीशन में है, तो वो तुरंत खड़ा हो गया। इधर दूसरी तरफ शाहजहान वो सोचने लगा कि ऐसे में यहाँ पर तो किसी को आना नहीं चाहिए था, फिर भी कोई आकर नॉक कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भी उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया और शाहजहान चौंक कर उस तरफ देखने लगा। तभी उसने सामने देखा, उसके मॉम और डैड दोनों भी मतलब केबिन में आ रहे थे। शाहजहान शॉक होकर उनकी तरफ देखने लगा, और ईवो भी, मतलब उसने डीन को पहली बार इतने करीब से देखा था, जो मैडम यू थी एक्चुअल डीन, उन्हें पहली बार इतने करीब से देखा था। और वो तो बिल्कुल फैन गर्ल बन चुकी थी, मतलब चहचहाती हुई आ रही थी, क्या जान को गले क्या लगा रही थी, ईवो को क्या गला लगा रही थी, और कह रही थी
मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे जैसा सन इन लॉ मुझे मिल गया। मुझे हमेशा से इतना क्यूट सा सन इन लॉ चाहिए था। और पता है, मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखते ही कह लिया था कि ये लड़का बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसे कहते हुए वो ईवो की तारीफ़ करने लगी। ईवो तो बस शॉक होकर उनकी तरफ देखने लगा। तभी पीछे से यान्ली भी चली आई, उसके पीछे से वानिन भी आ गया और पूरा फैमिली रियूनियन यहीं पे बन गया। और तब जाके ईवो को पता चला कि ये पूरी की पूरी फैमिली इस कॉलेज को ओन करती है और ये सभी लोग यहीं पर है, यहीं पर काम करते हैं, प्रोफेसर्स है। और तभी सबसे बाद में डॉक्टर जी आ गई और इबो उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप भी? जी ने कहा, अनफॉर्चुनेटली, बट यस, मैं भी इसी फैमिली का हिस्सा हूँ। तो इबो ने कहा, कोई और भी बाकी है? तभी दरवाज़ा खोलते हुए प्रोफेसर शू और प्रोफेसर निये अंदर आ गए और बोले, हम भी है। इबो ने कहा, सच में अब जाके सब चीज़ों का सेंस बन रहा है। प्रोफेसर शाह तो शांत थे, पर जियांग वानी ने आगे आकर बोले, हाँ, सेंस तो बनना ही है। आखिरकार तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को, जो कि कभी टाइम से क्लास में नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट को डेली इग्नोर करना मेरे बस की बात नहीं है। पर अब ये करना पड़ेगा, प्रोफेसर ने ये कह रहे थे। और तभी बाकी सारे लोग हंसने लगे। प्रोफेसर जियांग मुंह बनाने लगे। तभी मैडम यू उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलो छोड़ो भी, देखो तो ये कितना प्यारा है, तुम इस पर गुस्सा कैसे कर सकते हो? वेल, ईवो की जो शर्तें थी, पब्लिक नहीं करेंगे, पीछा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सारी चीज़ें हवा हो गई। और पूरी की पूरी फैमिली के सामने उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो शाहजहां से मतलब रिलेशनशिप रखेगा। हाँ, जल्दी तो नहीं करेंगे, मतलब कोई भी नहीं चाहता था कि ईवो पर इस चीज़ का असर हो। पर पूरा का पूरा परिवार जानता था कि वो शाहजहां के लिए और शाहजहां ईवो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ईवो को भी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही थी, आज नहीं तो कल। वैसे भी जिस तरह से शाहजहां ने अब तक उसे समझाया था, उनकी पहली मुलाकात जो इतनी हैपनिंग नहीं थी, पर आज की मुलाकात ये सच में अलग ही रही। आखिरकार ईवो ने भी दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि उसका मेट है और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, उसका प्रोफेसर, जो कि एक नामचीन आर्टिस्ट भी है। वेल, ईवो को आर्ट के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं पता। वैसे वो भी एक डांसर है, पर डांस और ड्राइंग दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पर ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके एक दूसरे के साथ चलना सीख लेंगे अपनी अपनी एक अलग दुनिया में। पर फिर भी हाथ में हाथ लेकर वो आगे बढ़ना सीखेंगे। वेल, यहीं पे होती है ये प्यारी सी कहानी ख़त्म, एक्सेप्टेंस के साथ। ये स्वीट एंड सिंपल सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।